हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरा जाता है। जो गवर्नमेंट की नई वेबसाइट आई है, उस वेबसाइट में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि इनकम रिटर्न कैसे भरा जाता है। तो आज हम इनकम रिटर्न भरने के लिए कैसे भरा जाता है उसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। आई होप आप सभी को समझ में आएगा कि इनकम रिटर्न कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले गूगल पे जाइए। गूगल पे आप इनकम टैक्स रिटर्न टाइप कीजिए। फिर उसके बाद आप इंटर कीजिए। इंटर में आपको ये ऑप्शन दिखेंगे, उसमें जो थर्ड ऑप्शन है नीचे वाला www.incometax.gov.in, ये नई वेबसाइट है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो ओपन मिलेंगी जिसमें आपको ई फिलिंग 2.0 लिखा होगा। तो यहाँ पर आप लॉगिन कीजिए। हाँ, अगर लॉगिन मतलब अगर आप पहली बार इनकम रिटर्न भर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। या आपका अगर इनकम रिटर्न एक या दो बार भर चुका है या आपके पहले अभी इनकम रिटर्न भर चुके हैं तो आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पहली बार इनकम रिटर्न भर रहे हो तो आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत है। ओके, तो आज हम बस जिनका इनकम रिटर्न भरने पहले भर चुके हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे लॉगिन पर जाइए। लॉगिन पर जाने के बाद आपको एक नई विंडो ओपन होंगी। वहाँ पर आपको लॉगिन आईडी यूज़र आईडी में डालना पड़ेगा आपका पैन नंबर। आप यहाँ पर आधार नंबर भी डाल सकते हैं क्योंकि नई वेबसाइट में यही एक मॉडिफिकेशन आया है कि पुराने इसमें हम लॉगिन आईडी एज अ पैन कार्ड यूज़ करते थे, लेकिन इस नए वेबसाइट में हम आधार नंबर भी यूज़ करते हैं। इसके लिए आपका पैन और आधार लिंक होना ज़रूरी है। अगर आपका पैन और आधार लिंक हो तो आप लॉगिन आधार से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड का नंबर याद ना हो या फिर पैन ना हो तो आप आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आपका पैन और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं डाल रहा हूँ मेरा पैन कार्ड नंबर। ओके, फिर आप कीजिए कंटिन्यू। फिर प्लीज़ कंफर्म पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर मैंने मेरा पासवर्ड डाला है। अगर आपको आपका पासवर्ड याद नहीं आ रहा होगा तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और आपका जो मोबाइल नंबर है, हेलो। आपका जो मोबाइल नंबर अटैच है, लिंक है आधार और पैन नंबर से, उस नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपको नया पासवर्ड बनाकर मिलेगा। ओके, तो हम इस प्रोसेस में ना जाते हुए हम बस आज इनकम इनकम रिटर्न कैसे भरा जाता है इस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक नया विंडो ओपन होंगी जिसमें आपको दिखेगा कि वेलकम टू ई फिलिंग पोर्टल। यहाँ पे मेरा नाम दिखेगा। तो आपको यहाँ पर टूल बार पे ई फाइल में जाइए। ई फाइल में आपको इनकम टैक्स रिटर्न नाम की फ़ाइल दिख रही है, उसको आप क्लिक कीजिए। या फिर आपके जो पुराने भरे ई फाइल है वो भी आप यहाँ पे इस ऑप्शन में दे सकते हैं। आप आपका फॉर्म नंबर 26 AS दे सकते हैं। और हाँ, सबसे पहले इनकम टैक्स भरने के पहले आप अपना फॉर्म नंबर 16 ज़रूर निकाल लीजिए। आपका जो एम्प्लॉयर है या फिर आप जिसका काम जिस जिस कंपनी में काम करते हो या फिर आप गवर्नमेंट सैलरी हो या फिर कहीं हो, तो आपको फॉर्म नंबर 16 निकालना ज़रूरी है इनकम टैक्स रिटर्न भरने के पहले। और फॉर्म नंबर 16 आपको एम्प्लॉई देता है जिसके आप काम करते हो। ओके, तो फॉर्म नंबर 16 भरने के मिलने के बाद जब तक आपके हाथ में फॉर्म नंबर 16 ना हो आप तब तक इनकम टैक्स रिटर्न ना भरिए, क्योंकि इनकम टैक्स भरने के लिए आपको फॉर्म नंबर 16 की ज़रूरत होती है। आप वैसे ही भर सकते हैं बिना फॉर्म नंबर 16 के, लेकिन वो काफ़ी तकलीफ भरा काम है, आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ईजीएस्ट वे है कि आपके पास फॉर्म नंबर 16 हो तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद ही भर सकते हैं। तो फाइल इनकम टैक्स पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर जो करंट असेसमेंट ईयर है यहीं पे लिखा आता है कि आप कौन से ईयर का असेसमेंट करने जा रहे हो। तो करंट जहाँ पे लिखा होगा उस पर क्लिक कीजिए, करंट ईयर पे। फिर आपको नीचे कंटिन्यू लिखा आएगा, कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। आपको ऑनलाइन रिकमेंडेड मेथड पे उस पर क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। और फिर आपको यहाँ पर ये मैंने एक पुराना भर चुका हूँ मेरा आधा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। तो आपने अगर एक बार भर चुके हो और अब लाइन चली गई या बीच में काम आ गया फिर कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपने इसको लॉग आउट कर दिया तो आपका जो रिज्यूम भरा हुआ है या आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ है वो भी आपको दिखेगा। तो आपको अगर वही भरना है या स्टार्ट न्यू करना है आप डिसाइड कीजिए। तो जैसे भी मैं नया वीडियो तो स्टार्ट न्यू करूँगा, स्टार्ट न्यू फिलिंग। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, इंडिविजुअल, एचयूएफ और अदर्स। तो ये एचयूएफ कंपनी के लिए है और ये अदर्स बड़े बिजनेसमैन के लिए है। तो इंडिविजुअल आप करेंगे, इंडिविजुअल पे आप क्लिक कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू बाद आपको आईटीआर
कौन सा सेट करना है वो ऑप्शन रहेंगे। तो सबसे पहले आपके पास 3 ITR है, ITR 1, ITR 2 और ITR 4। तो जो गवर्नमेंट सैलरी इंसान है, मतलब जितने भी गवर्नमेंट सैलरी लोग हैं वो ITR 1 भरेंगे जिसका इनकम 50 लाख तक है। ITR 2 बिजनेस और कंपनी वाले भरेंगे। और ITR 4 जिनका इनकम मोर देन 1 सोर्स है, 50 लाख के ऊपर का है, हम ऐसे इनको हम ITR 4 भरेंगे। तो अभी हम गवर्नमेंट सैलरी है तो हम ITR 1 भरेंगे। ओके, प्रोसीड ITR 1। अब ITR प्रोसीड करने के बाद उनके, अगर आपने पहले आपका इनका रिटर्न भरा होगा पहले ही आपके पास पुरानी वेबसाइट के ऊपर, तो लेट गेट स्टार्टेड कीजिए। फिर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेप्टेड लिमिट। ओके, तो आपका जो इनकम है, जो 2.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट है, उससे ज़्यादा होगा तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अगर 2.5 लाख से कम होगा तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो अभी मेरा 2.5 लाख से ज़्यादा है, एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा मेरे टैक्सेबल इनकम है, इसलिए मैं टैक्सेबल इनकम जो पहला डॉट है उस पर क्लिक करूँगा। उस पर क्लिक करने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ये रहा कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू के बाद आपको ऐसे ऑप्शन दिखेंगे, वैलिडेट रिटर्न, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको एक एक कंफर्म करते जाना है। आपको सबसे पहले ये 5 दिखेंगे आपको, 1 2 3 4 5। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो सबसे पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाना है। फिर आप इसको पर्सनल में आपका पूरा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है क्या देखिए, नाम, सरनेम, आपका पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट नेचर एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर। तो जैसे मैं स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट पर क्लिक किया है। अब ये यहाँ पर आपको दिखेगा फिलिंग सेक्शन। तो अगर आप रिटर्न आपकी जो डेट होती है उसके पहले भरेंगे तो 1391 करेंगे। अगर आपका रिटर्न आपने जैसे 31 अगस्त है या फिर गवर्नमेंट डेट देती है कि रिटर्न भरने की डेट यहाँ तक है, उसके बाद अगर भरेंगे तो आप 1394। तो ये अलग अलग ऑप्शन है। ओके, फिर उसके लिए हम सबसे पहले सेट करेंगे 139.1A एक। फिर आपको नीचे दिया जाएगा कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम। आप जानते हो दोस्तों कि पिछले बार बजट में एक नया टैक्स का रिजिम किया था जिसमें 2 टाइप के टैक्सेस है। एक पुराना जिसमें आपको 1.5 लाख तक ATC में एग्जेम्पशन मिलता था, वो था, और 2.5 लाख तक आपको एग्जेम्पशन था। अब नए रिजिम में आपको 2.5 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख 4 लाख कर दिया है, और आपको जो 1.5 लाख की सब्सिडी ATC जो 1.5 लाख का था वो माइनस कर दिया है। तो मेरा ATC में 1.5 लाख का होम लोन है तो मैं पुराने रिजिम से ऐड करूँगा, यस करूँगा। ओके, फिर प्रोसीड करूँगा। सॉरी, मैंने पुराना नहीं लिया है इसलिए मैं नो करूँगा। अगर आपने नया लिया है तो आप यस कीजिए। 115BAC नया टैक्स रिजिम है तो आप यस कीजिए। मैंने पुराना लिया है तो मैं उसे नो करूँगा। नो करने के बाद फिर यहाँ पर जो मेरी बैंक का अकाउंट लिंक था पहले, मेरे इनकम रिटर्न की जो मैंने पहले भरा था उसके वक्त, वो अकाउंट पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर। फिर क्लिक करने के बाद आप कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद आपको एक नई विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपको लिखा आएगा कंफर्म ग्रीन कलर में। फिर आप अपना ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक कीजिए। हाँ, यहाँ पर आपका काम आता है फॉर्म नंबर 16। ओके, तो फॉर्म नंबर 16 के लिए आप ध्यान में रखिए कि आपके पास वो होना ज़रूरी है। तो ये फिर आपको कुछ सवाल आएंगे कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन, मतलब अपने टूर घूमने पे, ट्रैवल पे, या फिर यूनिफॉर्म के मेंटेनेंस पे कुछ खर्चा हुआ होता होगा आपका, तो आप उसे यस कीजिए या फिर नो कीजिए। अगर होता होगा तो यस कीजिए, नहीं तो नो। तो ये यूनिफॉर्म पे खर्चा से मिलिट्री वालों का है, या फिर बहुत सारे ऐसे यहाँ पे यूनिफॉर्म का आपको अलाउंस मिलता है या नहीं मिलता है, तो उस वक्त हम ये कर सकते हैं। ओके, फिर एग्जाम्पशन, स्पेशल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, आपका अगर बच्चा हॉस्टल में पढ़ता होगा तो इस पर यस कीजिए, नहीं होगा तो नो कीजिए। फिर आपका हाउस रेंट अलाउंस, नो कीजिए। फिर लीव ट्रैवल अलाउंस, इस पर भी गवर्नमेंट सैलरी के लिए नो कीजिए। फिर अदर एग्जाम सैलरी इनकम, नो कीजिए, और फिर आगे बढ़िए। अब यहाँ पर आपको दिखेगा आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, तो सबसे पहले एडिट पे क्लिक कीजिए और
जो होता है सैलरी, तो आपका फॉर्म नंबर 16 में सबसे फॉर्म नंबर 16 के 16 देखना, उसमें आपको दिखेगा कि फॉर्म नंबर बी, आप फॉर्म नंबर बी ओपन कीजिए। फॉर्म नंबर 16 का दो फॉर्म होते हैं, फॉर्म नंबर ए और फॉर्म नंबर बी। तो फॉर्म नंबर बी में आपको कॉलम दिखेगा सबसे पहले ग्रॉस सैलरी वाला। ओके, तो ग्रॉस सैलरी वाला में आपको 17 1 में से ए देखना पड़ेगा ऑप्शन, जिसमें 71 लिखा होगा, 17 1 उसके आगे की वैल्यू देखी होंगी जो आपकी होंगी सैलरी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी है वो मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ। ओके, ये है ग्रॉस सैलरी। अब 7.2 आपके फॉर्मूला 16 में 7.2 पे अगर जीरो वैल्यू होंगी तो आप जीरो लिखिए, या फिर जो वैल्यू होंगी आपकी फॉर्मूला 16 के ऊपर वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 7.2 में। 7.3 में जैसे मेरे यहाँ पर जीरो है तो उसमें मैंने यहाँ पे भी जीरो लिखा, आपके 7.3 पे भी जीरो वैल्यू रहेंगी। अब एग्जाम अलाउंस मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने इसे डिलीट कर दिया हूँ। ओके, अब 50,000 जो होता है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, वो तो अपने आप ही ले लेता है। फिर आपको 16A इंटरमेंट अलाउंस मतलब मनोरंजन कर, उस पर आपके पैसे कट्टे हैं क्या नहीं कट्टे हैं, तो यहाँ पे जैसे मेरा सैलरी हो तो मेरा नहीं कटता है तो मैं जीरो लिखूंगा। ओके, प्रोफेशनल टैक्स कटता है वो 2,500, वो मैं लिखा। तो ये आपको फॉर्म नंबर 16 में आपको सब मिल जाएगा। जब आप फॉर्म नंबर 16 लोगे तो आपको वहाँ पर 16A 1.2 16 1 ऐसे आपको वैल्यू दिखेंगी, तो आप उसके वैल्यू के आगे जो लिखा होगा आप वो इसमें लिख सकते हैं। ओके, फिर आएंगे आपका सेव ऑप्शन, सेव कीजिए। सेव करने के बाद मेरा इनकम हाउस पे इनकम लॉस है या इनकम मुझे देना पड़ रहा है हाउस की प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसे मैं क्लिक करूँगा। तो मेरा जो इंटरेस्ट है होम लोन के ऊपर वो मैं यहाँ पे डालूंगा। जैसे मेरा इंटरेस्ट है होम लोन के ऊपर 76,436। ओके, तो इसे ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद आपको आपकी टैक्सेबल ग्रॉस टोटल इनकम दिखेंगी। ओके, ये आने के बाद आप आगे बढ़िए, कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद देखिए आपका ऑप्शन दो कंफर्म हो चुके हैं। ओके, अब आप टोटल डिडक्शन देखिए अपना कि आपका पैसा पुराने इसमें कितना कटा है। तो सबसे पहले अगर आपने कहीं डोनेशन दिया होगा किसी संस्था को, जैसे फॉर एग्जांपल है अभी कोरोना कोविड फंड में आपने डोनेशन दिया होगा, पीएम केयर फंड में डोनेशन दिया होगा, या फिर राम मंदिर ट्रस्ट में डोनेशन दिया होगा, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मैंने कोविड रिलीफ फंड में डोनेशन किया है तो मैं उसे यस करूँगा। उसके लिए आपको एटीजी फॉर्म भरना पड़ेगा, तो वो एटीजी फॉर्म में क्या फिलअप करते हो आगे बताऊँगा। अब आपने अगर किसी साइंटिफिक रिसर्च में पैसे लगाए होंगे या दिए होंगे गांव के विकास के लिए, ग्राम पंचायत में तालाब बांधने के लिए, तो इस जगह पे आप यस कीजिए। जिस मैंने दिया तो मैं नो करूँगा। अंडर एटी हाँ जी हाँ जी हाँ। में आप फिर से वही कि आपने कोई पैसे हाँ हाँ। किसी इसमें डिपॉजिट सेविंग में मिले और आपको, ठीक है ना, ऐसे दे इस दो पे आप दावणी ये दो, कर सकते हैं, तो आप इसमें नो कीजिए, मेरा नहीं है तो। दोनों वाजे 15 आहे ना, ठीक है ना, ठीक है। आपकी एलआईसी या इंश्योरेंस प्रीमियम या हाँ ठीक। पीपीएफ जो कुछ पैसे है जिसकी लिमिट एटीसी 1.5 लाख की है, तो मेरी एटीसी की या आपकी भी होंगी, तो जितनी वैल्यू होंगी उसमें आपको बस 1.5 लाख कटेंगे। तो मेरे 1.5 लाख कंप्लीट हो चुके हैं तो मैं 1.5 लाख करूँगा। अगर आपकी कोई पेंशन है, पेंशन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें अगर आप पैसे डालते होंगे तो आप उसके आपके 80CC D2 आपका कॉलम होंगे आपके फॉर्मूला 16 में, उसमें जो वैल्यू होंगी आपको वो डालना पड़ेगा। मेरे इसमें 80CC में D2 में मेरा कोई सेंट्रल की पेंशन स्कीम नहीं है, इसलिए मैं इसे नो करूँगा। मेरा हाँ, मेरा कोई मेडिकल चेकअप या फिर मेरे परिवार में कोई सीनियर सिटीजन नहीं है 60 के अबव 60 वाला, तो उस पर मेरे पैसे खर्च नहीं हो रहे। या फिर मैंने कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं निकाला है, तो इसकी लिमिट 5,000 होती है। 5,000 तक आप मेडिकल प्रीमियम का भर सकते हो साल का। तो अगर आपके खर्चा जैसे दवाइयों पे खर्चा हो रहा है आपके पापा के लिए जिसकी उम्र 60 के ऊपर है, आप उनके बिल जमा कर रख सकते हो,
और वो एज ए प्रूफ जोड़ सकते हो। तो ये अगर होगा आपके पास, जैसे मेरे पास कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो मैं इसे नो करूँगा। अगर आपके पास होगा तो आप येस कीजिए और उसकी वैल्यू वैल्यू पुट कीजिए। अगर आपके एजुकेशन लोन के ऊपर बच्चों के लिए खर्चा हो रहा है तो येस कीजिए या फिर नो कीजिए। अब आप कोई अदर ये एलिजिबल फॉर एनी अदर डिडक्शन, मेरा कोई नहीं है तो मैं नो करूँगा। आप कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको दिखाएगा वो 80C के 1.5 लाख जो आपने कंप्लीट किए हैं। ओके, 80 डे मेरा कुछ भी नहीं है तो जीरो। अब यहाँ पर मैंने जो कहा था आपको 80G, तो 80G फॉर्म के लिए आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आप जहाँ पे डोनेशन देते हो आपको उसका पैन नंबर लगना, पैन नंबर चाहिए, उसका अकाउंट नंबर चाहिए, अकाउंट नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले सेक्शन टाइप कीजिए। मेरे 100% पैसे लिमिट कर चुके हैं, मैंने जितने दिए उतने पैसे उनको मिल चुके हैं तो उसमें क्लिक करूँगा। अब पैन ऑफ डोनी, तो मैंने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में डोनेट किया हूँ, तो मैं मुख्यमंत्री डोनेट फंड का जो पैन नंबर है वो पैन नंबर है। अगर आपको पैन नंबर नहीं पता होगा तो आप नेट पे से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे राम मंदिर डाल के, राम मंदिर ट्रस्ट डाल के पैन नंबर डाल के आप ले सकते हैं। जैसे ये पैन नंबर मेरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, सीएम रिलीफ फंड का। ओके, अब मैं यहाँ पर डालूंगा पैन नंबर। अब नेम ऑफ डोनी, जिसको मैंने डोनेशन किया है वो था चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, वो क्लिक करूंगा। ओके, वो करने के बाद यहाँ पर उसे पेस्ट करूँगा। फिर एड्रेस, एड्रेस जो मैंने वहाँ से लिया था नेट पे से वही डालूँगा। ओके, अब ये हो गया हमारा एड्रेस कंप्लीट। पिन कोड, ओके। अब आपने वो डोनेशन कैश में दिया होगा तो आप कैश पे क्लिक सकते हैं, लेकिन कैश के लिए जैसे भी हमने बाय थ्रू नेफ्ट, नेफ्ट हमने ट्रांसफ़र किए थे हमारे पेमेंट अकाउंट में से, तो मैं डोनेशन बाय अदर करूँगा। आपने कैश में किया तो कैश पे कीजिए। मैंने अपना 1 डे का सैलरी दिया था कोविड-19 रिलीफ फंड में, तो उतनी अमाउंट मैंने डाली है 5394। ओके, उसे सेव कीजिए। सेव करने के बाद आपको एक कॉलम दिखेगा, क्लिक कीजिए और ऐड कीजिए। फिर आएगा आपका टोटल डिडक्शन 1.5 लाख, 5,394। मेरा दो ही है, बाद में 80D नहीं है, 80CC नहीं है, 80E नहीं है, ये सारे मिला के अभी मेरा हो गया है 1,55,394 टोटल डिडक्शन। तो अब इसको मैं कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद आपको टोटल डिडक्शन आ गया। अब आपका टैक्स पेड, आपने आपके अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो आप हर क्वार्टरली आप पेमेंट डिडक्ट करते हो इनकम टैक्स का, तो वो आपके पास आपका जो एम्प्लॉय है वो देता है। ओके, तो अभी जैसे मैंने अब तक मंथली टोटल टैक्स डिडक्ट किया था 70,000 फाइन 67,000, या जो कि मुझ पर जो बैठा है उसी हिसाब से। तो अब मैं टैक्स डिडक्टेड टैक्स ऑलरेडी इनकम करूँगा। अब मैंने पैसे कटे मेरे बहुत ज़्यादा, और मुझे यहाँ पे लिखा है 43,000, ये मैं चेंज करूँगा। जैसे यहाँ पे 43,000 लिखा है लेकिन 43,000 ज़्यादा है कटे हैं मेरे, तो इसको मैं क्लिक करूँगा और एडिट करूँगा, क्योंकि ये डाटा
मेरा जो 43,000 टैक्स डेट हुआ है वो ज़्यादा क्रेडिट हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा जो टैक्स डेट हुआ है वो है 70,593। ओके, तो सेव करूँगा। फिर सेव करने के बाद उसे कंफर्म करूँगा। और आपको दिखेंगे कि मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी 70,593 है। आप देखेंगे यहाँ पर कि मुझे टोटल 4% टैक्स पकड़ के 70,593 टैक्स बेटा है मेरे इनकम के ऊपर। तो मैंने बराबर 70,593 रुपये ही अपनी इनकम से काटे हैं। तो इसके लिए हम अपने 10 मंथ में कंटिन्यू रेगुलर कटिंग करते हैं, और 11 मंथ में हम कैलकुलेट करते हैं कि हम पे टैक्स कितना बैठेगा। उस हिसाब से हम फिर एंडिंग के 2 महीने में उतने पैसे कटिंग करते हैं। अगर आपके पैसे कटिंग ज़्यादा हुए तो आपकी यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आएंगी 70,593 पे टोटल टैक्स के ऊपर की कटने की। अब उसके लिए आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। अभी मुझे रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, मेरा रिटर्न जीरो रहेगा। ये देखिए जीरो, मुझे रिटर्न जीरो मिलेगा, लेकिन मैंने इनका रिटर्न भर दिया है। अब इसे मैं कंफर्म करूँगा। ये हो गया मेरा इंक्वायरी रिटर्न फॉर्म भर के, चारों भी पाँचों कंफर्म करके। अब इसे प्रोसीड करूँगा आगे। मेरा रिटर्न जीरो है इसलिए जीरो। अब मैं यहाँ पर मेरे जो रिटर्न भरा है उसका प्रिंट लूँगा। ये हो गया मेरा इनकम रिटर्न की समरी। ओके, अब फिर से जाएंगे उसी पेज पे। अब प्रीव्यू रिटर्न, फिर आपको एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा पूरा। प्रीव्यू रिटर्न में आपका नाम क्या है, आपका सब, आपका पैन नंबर क्या है। अगर आपका किसी और ने रिटर्न भरा होगा तो टीआरपी उसे मिलता है वो भरेगा। जैसे मैंने खुद सेल किया है तो मुझे टीआरपी की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कितने पैसे दिए टीआरपी को, जैसे बड़े बड़े कंपनी अपना रिटर्न भराती है टीआरपी से, मतलब टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के जरिए। तो अब हम सेल्फ है तो इसलिए टीआरपी नहीं भरेंगे। आगे प्रोसीड टू प्रीव्यू। मेरा सब ओके है। ओके, आप देखेंगे बराबर सारे नीचे आइए, और नीचे आने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। ओके, अब प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन करने के आप दो तरीके होते हैं, एक तो ऑनलाइन ई वेरीफाई कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा वैल्यूअर का प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। तो यहाँ तक आपको आगे मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक ना होने के कारण आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप एक नया मोबाइल नंबर लिंक होने की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आपका अगर मोबाइल नंबर लिंक हुआ तो आपको ई वेरिफिकेशन तब के तब हो जाता है। दोस्तों, यह है अपना नए वेबसाइट पे ई रिटर्न भरने की प्रोसेस।